नमस्कार। ये कहानी सिर्फ एक चुनाव की नहीं है। ये कहानी है बारूराज यानी AC096 की। आज हम यहाँ किसी नेता या पार्टी की नहीं बल्कि एक व्यवस्था की बात करेंगे। हम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्ट्रक्चरल रीअलाइनमेंट का एक बेहद क्लिनिकल डाइसेक्शन करने जा रहे हैं। आंकड़ों और मिट्टी के बीच का एक ऐसा रिश्ता जहां आम जनता और किसी भी क्षेत्र का डेस्टिनी तय होता है, एक बिल्कुल काम और ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण के साथ। एक बहुत ही खास कथन है, इलेक्शंस आर डेटा इंजीनियरिंग फॉर गवर्नेंस। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन दरअसल जो रॉ डेटा हम आमतौर पर सिर्फ संख्या या नंबर समझकर छोड़ देते हैं, वो मिट्टी से जुड़ी आम जनता की नब्ज है। हर एक वोट, हर एक अंक एक आवाज है। अगर इन आंकड़ों को ठीक से समझा जाए तो ये बता सकते हैं कि असल गवर्नेंस का रास्ता कहां से होकर गुजरता है। लेकिन बैलेट्स की बात करने से पहले जमीन की बात करनी होगी। खंड 1, पल्स ऑफ बरूराज सॉइल, जमीन और लोगों की स्थिति। नॉर्थ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बसा बरूराज। इसकी भौगोलिक स्थिति यानी ज्योग्राफी को समझे बिना किसी भी चुनावी नतीजे को समझना अधूरा है। ये पूरा क्षेत्र बागमती नदी के एक बेहद वॉलेटाइल रिवर बेसिन में आता है। नदी का अपना एक अलग मिजाज है और यहाँ का पूरा कॉम्प्लेक्स एग्रेरियन सिस्टम इस नदी के आगे झुकने को मजबूर है। और यही सच यहां के लोगों का लिव्ड ट्रॉमा बन चुका है। ये सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाले बुलेट्स नहीं है, ये मिट्टी की तकलीफ है। बागमती नदी की भयानक बाढ़ से लगभग 126.3 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान। सोचकर देखिए, स्वास्थ्य की स्थिति इतनी डरावनी है कि क्षेत्र में 48% बच्चों में स्टंटिंग है और 60% एनीमिया का शिकार हैं। जब कृषि व्यवस्था टूटती है तो मजबूर होकर युवाओं का एक मास आउट माइग्रेशन होता है। ऊपर से वोटर लिस्ट में एनोमलीज को लेकर आई 89 लाख कंप्लेंट्स। ये सब सिस्टमिक फेलियर्स हैं जो आम इंसान की डिस्ट्रेस को बढ़ाते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल आउटकम्स को नहीं। और यहीं पर शासन की असल कसौटी होती है। एक रोबस्ट और सच्ची डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हमेशा संवैधानिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए, जहां हर नागरिक की गरिमा यानी डिग्निटी और एक इन्फॉर्म्ड रिस्पॉन्सिबल पब्लिक स्पीच का पूरा सम्मान हो। साथ ही नए DPDP फ्रेमवर्क के मुताबिक नागरिकों की डिजिटल प्राइवेसी और उनकी सहमति यानी कंसेंट को प्रायोरिटी देना किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट स्ट्रैटेजी का मूल स्तंभ होना चाहिए। इन बुनियादी अधिकारों और मूल्यों की रक्षा किए बिना कोई भी शासन लंबे समय तक अपनी वैधता नहीं बचा सकता। खंड 2, द इलेक्टोरल डेटा सिग्नल्स, जमीन की तकलीफ चुनावी आंकड़ों में। 73.82%। 2025 के विधानसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज में आया ये हाइपर सर्ज एक अनप्रेसिडेंटेड आंकड़ा है। 2020 के मुकाबले पूरे 12.7% का बड़ा उछाल। आमतौर पर इतनी बड़ी संख्या में मतदान नहीं देखा जाता। ये इस बात का साफ सिग्नल है कि जमीन पर ग्रासरूट लेवल पर इंटेंस मोबिलाइजेशन हुआ है। असंतोष ने बैलेट बॉक्स का रास्ता ढूंढ लिया। लेकिन इस नतीजे का स्ट्रक्चर कैसा दिखा? 2025 के कंसोलिडेशन को तोड़कर देखते हैं। इनकम्बेंट पार्टी ने 47.14% शेयर के साथ सीट बचाई, लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो था विकासशील इंसान पार्टी यानी VIP का 33% वोट शेयर। उन्होंने ट्रेडिशनल विपक्षी बेस को पूरी तरह अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया। वहीं दूसरी तरफ JSP 9.7% वोट्स के साथ एक क्रिटिकल स्पॉइलर साबित हुई, जिसने इनकम्बेंट कैंडिडेट के जीतने के मार्जिन को प्रोटेक्ट करने में मदद की। अब सवाल उठता है, इतना वायलेंटली नंबर्स शिफ्ट क्यों हुए? खंड 3, एनाटॉमी ऑफ द रीअलाइनमेंट, बदलाव के पीछे का सच। इसका एक साफ कंट्रास्ट यहां दिखता है। इनसाइड स्कैन करें तो VSIP के पास इमेंस फाइनेंशियल कैपेसिटी थी और कैंडिडेट अलाइनमेंट भी काफी टैक्टिकल था। लेकिन ग्राउंड पर आकर, खासकर इस रिजिड कास्ट मैट्रिक्स के बीच, उनका बूथ मैनेजमेंट बेहद सब ऑप्टिमल रह गया। वहीं अगर आउटसाइड स्कैन देखें, जो पेस्टल रियलिटीज हैं, बाढ़ का कहर, खेती का डूबना, उन्होंने अपना असर दिखाया। यही वो विरोधाभास था जिसने पूरे इलेक्शन को रीअलाइन कर दिया। खंड 4, 3 इलेक्शन ट्रेंड ट्रैजेक्टरी, रुझानों का इतिहास। अगर हम 2015, 2020 और 2025 की इस पैटर्न मेमोरी को ध्यान से देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प इनसाइट सामने आती है। ध्यान दीजिए, इनकम्बेंट पार्टी ने जीत जरूर दर्ज की क्योंकि एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ वोट्स बढ़ा था, लेकिन 2025 में उनका अपना वोट शेयर दरअसल 2.33% गिर गया। इसका साफ मतलब है कि सत्तारूढ़ दल ने एक सैचुरेशन सीलिंग हिट कर ली है। अब उनके आगे बढ़ने की गुंजाइश रुकी हुई लगती है, जो किसी भी इनकम्बेंट के लिए एक वल्नरेबिलिटी प्रमाणित करता है। खंड 5, स्ट्रेटेजिक गवर्नेंस ब्लूप्रिंट,
नई शुरुआत का डेटा ड्रिवन मॉडल। तो 2030 साइकिल के लिए रास्ता क्या होना चाहिए? ये एक प्रेस्क्राइब्ड विन बैक और विन फॉरवर्ड लैडर है 3 फेजेस में। फेज 1 है फाउंडेशन बिल्डिंग। चुनाव से बहुत पहले जमीन पर उतरकर बूथ लेवल फॉरेंसिक ऑडिट्स करना। फेज 2 है नैरेटिव सेटिंग, बागमती न्याय यात्रा जैसे सटीक ग्राउंड कैंपेन्स चलाना जो सीधे लोगों की तकलीफों को एड्रेस करें। और आखिर में फेज 3 ग्राउंड एक्टिवेशन, चुनाव से ठीक पहले माइक्रोकास्ट समिट्स के जरिए जमीनी समीकरण को मजबूत करना। शासन वहीं लाया जा सकता है जहां जमीन पर फोकस हो। खंड 6 विजन फॉर फ्यूचर गवर्नेंस, जवाबदेही। अगर जमीनी तकलीफें वैसी ही रहीं और हमारे स्ट्रक्चरल सिस्टम्स पैरालाइज्ड ही रहे तो आम नागरिक का लोकतंत्र पर से विश्वास उठ जाएगा। एक वैध लेजिटिमेट फ्यूचर गवर्नेंस का निर्माण सिर्फ हवा में नहीं हो सकता। नेतृत्व को ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स के जरिए प्रोग्रेस मापनी होगी। डेमोक्रेटिक प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के ठहराव पर ही आने वाले समय का शासन टिका है। जब तक सिस्टम में संवैधानिक जिम्मेदारी और नागरिकों की कंसेंट सर्वोपरि नहीं होगी, विश्वास को जीता नहीं जा सकेगा। इन आंकड़ों की सच्चाई और जमीन की आवाज को सुनने के बाद जो लोग भी हालात बदलना चाहते हैं उनके लिए रास्ता साफ है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.